नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हरीश माथुर है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव है। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं कि अगर मैंने वो सब अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद खुद भी यकीन न करता। पर जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। साल था 1944। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी राजस्थान के एक छोटे, बिल्कुल भूले बिसरे से स्टेशन पर, वीरानगढ़ स्टेशन। नाम ही सब कुछ कह देता है, वीरान और सुनसान। वीरानगढ़ कोई बड़ा जंक्शन नहीं था। दिन भर में मुश्किल से 4 गाड़ियां गुजरती थीं। 2 यात्री गाड़ियां सुबह और शाम, और कभी कभी 1-2 मालगाड़ियां रात को सर्र सर्र करके निकल जाती थीं। बाकी समय स्टेशन ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे दुनिया से काट दिया हो। स्टेशन के एक तरफ कस्बा था, छोटा सा, जहां शाम होते ही दुकानें बंद हो जाती थीं। दूसरी तरफ घना जंगल और उसके पीछे पहाड़। दिसंबर का महीना था और राजस्थान की रातों की ठंड हड्डियां जमा देने वाली। हवा जब पहाड़ों और पेड़ों के बीच से गुजरती तो सीटी जैसी आवाज करती, और स्टेशन की सुनसान दीवारों से टकराकर वह आवाज और डरावनी हो जाती। स्टेशन पर मेरे साथ 2 और लोग थे, जनक और रामलाल। जनक टिकट खिड़की और छोटे मोटे काम संभालता था, और रामलाल सिग्नल और लैंप लगाने का काम करता। दोनों पुराने थे और इस स्टेशन की खामोशी के अभ्यस्त हो चुके थे। मुझे अक्सर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलकता नजर आता, लेकिन वे कभी खुलकर कुछ कहते नहीं। स्टेशन मास्टर का क्वार्टर स्टेशन के ठीक पीछे था। पुराना सरकारी मकान जिसकी दीवारें सीलन और ठंड से हमेशा गीली सी रहती। चारों ओर नीम और कीकर के पेड़ थे, और रात को जब हवा चलती तो उनकी डालियां दीवार से टकराती और लगता जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा हो। मैंने चार्ज संभालने के पहले ही दिन कुछ अजीब महसूस किया। रात को ड्यूटी पर बैठा था। करीब 11 बजे एक मालगाड़ी पास से गुजरी। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर फिर वही सन्नाटा छा गया। मैं चाय की चुस्की ले रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी औरत के पायल की झंकार आ रही हो। शुरुआत में मैंने सोचा शायद मेरी थकान का असर हो, पर जैसे ही मैंने बाहर झांका मेरी रूह कांप गई। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। ठंडी हवा के बावजूद उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। मैंने हिम्मत करके जनक को आवाज दी, अरे जनक, देख, उधर कोई खड़ा है। जनक सुस्त चाल से बाहर आया। उसने उधर देखा और बोला, कहाँ साहब? वहां तो कोई नहीं है। मैं फिर से देखने लगा। सचमुच अब वहां कोई नहीं था, पर मैं साफ साफ देख चुका था। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह जनक और रामलाल से मैंने जिक्र किया, पर दोनों टाल गए। जनक बोला, साहब, रात में नींद पूरी ना हो तो आंखें धोखा देती हैं। यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में जो भय था उसने मुझे और बेचैन कर दिया। अगली रात मैं फिर ड्यूटी पर था। मौसम काफ़ी ख़राब था। शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा से बचने के लिए मैंने कोट कसकर पहना हुआ था। स्टेशन पर खामोशी फैली थी। मैंने जनक से कहा, अरे जनक, चाय तो पिलाओ, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी अचानक कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा जो गलती से यहाँ आ गया होगा। मैंने टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब लग रहा था जैसे कोई ठीक पटरियों के किनारे बैठकर रो रहा हो। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने टॉर्च सीधी पटरी पर डाली, पर वहाँ सिर्फ काली अंधेरी लाइनें थीं जो दूर तक जाती थी। तभी जनक चाय लेकर मेरे पास आ गया। अरे साहब, आप बाहर क्या कर रहे हो इतनी ठंड और बारिश में? हम दोनों अंदर कमरे में आ गए। मैंने जनक से कहा, जनक, अब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी मैं पटरी की तरफ देखने गया था, तो जनक ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। अरे साहब, यहाँ रातों को ऐसी आवाज़ें, कुछ परछाइयाँ दिखती रहती हैं साहब, यह सामान्य बात है यहाँ पे, आप उन पर ध्यान मत दो। इसके बाद हम दोनों ने चाय ख़त्म की। उसके बाद मैं अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं काफ़ी डर गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था।
मैं जल्दी से अपने क्वार्टर में पहुंच गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ गया। और कुछ मिनटों बाद ही फिर से वही रोने की आवाज़ आने लगी, मानो जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर ही रो रहा हो। सारी रात रोने की आवाज़ रुक रुक कर मेरे दरवाजे के बाहर से आती रही और मैं डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने जनक और रामलाल से पूछा, कल सारी रात मेरे कमरे के बाहर कोई रोता रहा और मैं इतना डर गया कि मैं बाहर निकल के देख भी नहीं पाया कि बाहर हो क्या रहा है, और तुम दोनों भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है? यहाँ पर दिन में सब सामान्य लगता है, रात होते ही स्टेशन के आसपास से रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वो दोनों हंसते हुए बोले, साहब ये आपका वहम होगा। सुनसान इलाकों में अजीब सी आवाज़ें रातों को सुनाई देती हैं। साहब हमें भी सुनाई देती हैं, पर हकीकत में कुछ नहीं होता। साहब आप अपने दिमाग से यह सब निकाल दीजिए। यह सब सुनने के बाद मैं कुछ सामान्य हुआ और अपने दिनचर्या के काम में लग गया। तीसरी रात तो और भी अजीब थी। जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके क्वार्टर की ओर जा रहा था तो ठंड इतनी तेज़ थी कि सांसों से धुंध निकल रही थी। तभी मैंने देखा रेलवे लाइन के पार एक बैलगाड़ी जा रही है। बैलगाड़ी में 4-5 लोग बैठे थे, सब सफ़ेद कपड़ों में। पर अजीब बात यह थी कि बैलगाड़ी हवा से कहीं तेज़ चल रही थी। बैलों के पैर हिल भी नहीं रहे थे और फिर भी गाड़ी सर्र सर्र आगे बढ़ रही थी। मैं वहीं पटरियों के पास ठिठक गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया, जबकि तापमान इतना कम था कि हाथ सुन्न पड़ रहे थे। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह मैंने जनक और रामलाल से दोबारा पूछा, तुम दोनों को यहाँ कभी कोई अजीब चीज़ दिखी है क्या? इस बार मैंने उनको डांटते हुए पूछा। मैं बहुत गुस्से में था। वो दोनों मेरा गुस्सा देखकर काफ़ी डर गए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। फिर रामलाल धीरे से बोला, साहब आज से कुछ साल पहले यहाँ से रात में एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। बैलगाड़ी में 5-6 लोग बैठे थे। वो बैलगाड़ी एक शादी में से वापस आ रही थी। उसमें दूल्हा दुल्हन के साथ और भी लोग बैठे हुए थे। जब वो बैलगाड़ी रेल की पटरी पार कर रही थी तो उसका पहिया अचानक पटरी में फंस गया और तभी अचानक रेलगाड़ी आ गई और उसने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर से उस बैलगाड़ी में जितने भी लोग थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। साहब उसके बाद से उन सभी लोगों की आत्माएं यहाँ स्टेशन के आसपास घूमती हैं। जिसका आपको रोने की आवाज़ सुनाई देती है ना, वो उसी दुल्हन की आवाज़ है जो उस रात दुर्घटना में मर गई थी। वो अपना होने का एहसास कराते हैं साहब, पर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने यह निर्णय लिया कि इन सब बातों की सच्चाई को मैं जान के रहूँगा। उसी रात मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था तो फिर मुझे फिर से किसी के पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, जो भी हो मेरे सामने आओ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। इतना कहते ही एक धुंधली सी परछाई मेरे सामने आई। एक लड़की की लाल साड़ी में उसका चेहरा धुंधला सा था। यह देखकर मेरी रूह कांप गई, पर मैंने हिम्मत करते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो मेरे से? इसके बाद उस परछाई ने मुझे वही पूरी कहानी सुनाई जो सुबह मुझे जनक ने सुनाई थी और अंत में बोली, साहब अगर उन लोगों ने अपनी ड्यूटी सही की होती और उस समय जब बैलगाड़ी पटरी पार कर रही थी वो फाटक पर होते तो हमारी दुर्घटना नहीं होती। हमारी दुर्घटना का कारण रेलवे के कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करी और उनकी लापरवाही की वजह से हम सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ, आप उन दोषियों को सजा दो। इतना कहने के बाद वह परछाई अचानक गायब हो गई। इसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। उस रात कोई भी रोने की आवाज़ नहीं आई, पर मैं सारी रात सोचता रहा कि उस आत्मा को इंसाफ कैसे दिया जाए। फिर अगली सुबह मैंने जनक और रामलाल को अपने पास बुलाया और मैंने उनसे पूछा, जिस रात उस बैलगाड़ी की दुर्घटना रेलगाड़ी से हुई थी उस समय ड्यूटी पर कौन से कर्मचारी थे? तो रामलाल बोला, साहब मैं और जनक ही उस रात ड्यूटी पर थे। तो मैंने कहा, रेलगाड़ी के आने के समय पर तुमने फाटक क्यों नहीं बंद किया? तुम्हारी लापरवाही की वजह से उन सभी लोगों की जान चली गई, इसलिए तुम्हें सज़ा देना बनता है। मैंने तत्काल प्रभाव से उन दोनों को निलंबित कर दिया और उनकी फ़ाइल बनाकर मैंने आगे हेडक्वार्टर भेज दी। उसी रात को जब मैं स्टेशन पर बैठा था तभी वही परछाई मेरे पास आई और आके बोली, धन्यवाद साहब, आपने हमें इंसाफ, अब हमारे सबकी आत्माओं को शांति मिल गई है। हम आज के बाद आपको कभी भी स्टेशन के आसपास नहीं दिखाई देंगे।
इतना कहने के बाद वो परछाई फिर से गायब हो गई। उस दिन के बाद से वीरानगढ़ स्टेशन पर शांति छा गई। उस रात के बाद मुझे कोई डरावनी आवाज या परछाई नहीं दिखी। मुझे लगा शायद उस आत्मा को शांति मिल गई थी या फिर उसने मुझे अपना संदेश दे दिया था। इन सारी घटनाओं ने मुझे बदल दिया। मैं पहले डरता था, अब जिज्ञासु हो गया। मैंने महसूस किया कि डर और रहस्य हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वे हमारे भीतर होते हैं। वीरानगढ़ स्टेशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां के लोग आज भी रात में गहरे सन्नाटे में पायल की आवाज सुनते हैं और कभी कभी प्लेटफॉर्म के छोर पर लाल साड़ी वाली औरत की परछाई देख लेते हैं। लेकिन अब वे डरते नहीं, बल्कि उसकी कहानी को सम्मान देते हैं। अगर आप कभी वीरानगढ़ जैसी जगह पर जाएं, तो वहां की खामोशी को सुनें, वहां की हवाओं को महसूस करें, और अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो डरे नहीं, क्योंकि हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है जिसे जानना जरूरी है। यही थी मेरी सबसे डरावनी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।